Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about microbes in सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, जो भी सेक्टर में कॉलोनीज में हमारा वेस्ट सीवेज में जाता है उसको हम डंप करने से पहले या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी है हमारा उसको हम रिवर्स में डंप करने से पहले या फिर उसको हम सॉइल में मिक्स करते हैं या फिर हम उसको हाउस होल्ड में दोबारा यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं हम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसके बाद हम उसको रिवर्स में डंप करते हैं और टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद हम उसको हाउस होल्ड में दोबारा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वही समझेंगे कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम जो सीवेज वेस्ट होता है उसको कैसे रीयूजेबल बनाते हैं। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेक्शन के बारे में, मतलब कि कैसे गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने क्या क्या प्लान चलाए हमारी क्लीन करने के लिए वाटर बॉडीज़ को। ठीक है, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम ऑन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। तो द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर या फिर हम उसको बोले सीवीज, ये क्या कंटेन करता है? बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करता है, जैसे भी जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है या फिर जो हम बोलें कि जिसमें भाई हमारा वेजिटेबल वेस्ट आ गया, ठीक है, फ्रूट वेस्ट आ गया, और माइक्रोब्स को भी कंसिस्ट करता है। द सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपीज में इसको हम ट्रीट करते हैं। इसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले, ताकि जो वाटर बॉडीज हैं, जो रिवर्स हैं, उनका पोल्यूशन लेवल ना बढ़े और रिड्यूस हो जाए। जो प्रोग्राम चलाए गए जैसे गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके अंतर्गत चलाया गया। इसमें गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 14 जनवरी 1985 को, ताकि हम गंगा के पानी को प्योरीफाई कर सकें, मतलब जो भी उसमें वेस्ट जा रहा है उसको निकालें, या फिर एक हमने एक लेवल मेंटेन किया कि इतने लेवल तक उसमें पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए जो भी हम वेस्ट उसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एक्शन प्लान था ये विड्रॉ कर लिया गया 31 मार्च 2000 में। फिर गंगा एक्शन प्लान सेकंड चला, ये स्टार्ट किया गया 1993 में। इसका एम था कि हम ये एनालाइज करें कि जो रिवर गंगा है उसकी वाटर क्वालिटी क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आया यमुना एक्शन प्लान, ये स्टार्ट किया गया 1993 में। ये स्टार्ट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट में लोन लिया गया। वो लोन लिया गया जापान बैंक से, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन टू द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के थ्रू। और इसका एम ये था कि हम पब्लिक में जो लोग हैं जनरली उनके अंदर ये अवेयरनेस लेके आए कि यमुना का पानी कितना इम्पोर्टेंट है और उसको हमें पोल्यूट नहीं करना है, या फिर हम उस एक क्लीनलीनेस अभियान चलाएं, बेसिकली एक कैंपेन चलाएं। एंड द मेजर सोर्स जो है उसका पोल्यूशन का वो हमारा सीवीज है या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो हम उसमें डिस्चार्ज करते हैं। ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए यमुना एक्शन प्लान 1993 में चलाया गया। इट आल्सो एम्ड एट रिड्यूसिंग द ऑर्गेनिक मैटर एंड थस रिड्यूसिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है, जब माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स वहाँ पे और एक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये हमें ये बताती है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसी भी वेस्ट में, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको बैक्टीरिया तोड़ेगा, तो वहाँ पे वो हमारी डिफरेंट टाइप की गैसेस रिलीज करेगा अदर देन ऑक्सीजन। तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड मतलब लेवल क्या है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो BOD है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये हमें बताती है कि किसी वेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर कितना है। ठीक है, तो जो रिड्यूस करना मतलब BOD को, ये मेज़र क्या था, हमारा पर्पस था यमुना के अंदर जो वेस्ट है उसमें BOD को रिड्यूस करना। इसका मतलब ये है कि उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को मतलब कम करना। तो जो वर्क है यमुना को क्लीन करने का जो काम है वो हमारा कंटिन्यू रहा, और हमारा यमुना एक्शन प्लान सेकंड आया कब, इन द ईयर 2001 में। तो जब 2001 में हमारा आया उसके बाद से हमने सीवेज ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम
बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हमारा जो वेस्ट होता है उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं रिवर में। बट अगर हमें उसको दोबारा से हाउस होल्ड में या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो उसमें हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरीन गैस का, ओजोन गैस का, जिरकोनियम का, या बहुत सारे सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट में, ताकि हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो एक्चुअल में प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एक फिजिकल ट्रीटमेंट होती है। फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब उसमें सिर्फ फिल्टर करेंगे हम वेस्ट को, और उसको सेडिमेंटेड करेंगे। सेडिमेंटेड मतलब जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो फ्लोट करेंगे। तो फ्लोट करने वाले पार्टिकल्स को हम रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। तो इसमें दो प्रोसेस आती हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आती है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम बेसिकली बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ दें। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो ये क्या करती है, मैंने बोला कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट दो ट्रीटमेंट हम बेसिकली यूज़ करते हैं। पहली होती है फिल्ट्रेशन, और दूसरी होती है सेडिमेंटेशन। तो जो फ़िल्ट्रेशन है उसमें हम फ्लोट करने वाला, जैसे लीव्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, उन सबको रिमूव करेंगे। सस्पेंडेड जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, उसको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव करेंगे। तो बेसिकली जो हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे पहले हम फ्लोटिंग मैटर को रिमूव करते हैं थ्रू सीक्वेंशियल फ़िल्ट्रेशन। बार-बार हम फ़िल्टर करेंगे, ठीक है? उसके थ्रू हम रिमूव करते जाएँगे। जो फ़िल्ट्रेट है उसको हम लार्ज ओपन सेटलिंग टैंक में रखते हैं, ठीक है? जिसमें वो सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन मतलब बिना हिले, बिना मूवमेंट किए, डायनामिक नहीं होगा, तो जो वेस्ट होगा, जो हेवी पार्टिकल्स होंगे या फिर जो भी सॉलिड्स होगा, वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो उस सेटल डाउन पार्टिकल्स में क्या होता है, सोइल होती है, स्मॉल पेपर्स होते हैं जिसको हम ग्रिट बोलते हैं, और उसमें प्राइमरी स्लज होती है, प्राइमरी स्लज, और उसमें क्या होगा, ग्रिट। ग्रिट का मतलब क्या है, सोइल, और जो भी पत्थर वत्थर कंकड़ वगैरह होंगी वो सब ग्रिट कहलाती है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट ऐड की जाती है कुछ कुछ प्लेसेस पे, जहाँ पे हम सेडिमेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पे हम एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट को ऐड करते हैं कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो जो सेडिमेंट बचता है, मतलब जो बैठा हुआ पार्टिकल्स है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो हैवी पार्टिकल्स है, जो वो बैठे हुए पार्टिकल्स है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है? और जो ऊपर मटेरियल रहता है, मान लो यहाँ पे हमारे कंकड़ और सोइल पार्टिकल्स बैठ गए, और ऊपर का जो फिर मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं उसको, इफ्लुएंट, ठीक है? ऊपर वाला जो है उसको इफ्लुएंट बोलते हैं, या फिर हम उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, और जो नीचे बैठ जाता है, जो भी हैवी पार्टिकल्स है, जैसे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, या फिर सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। अब जो प्राइमरी स्लज है, उसको हम उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्राइमरी स्लज में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, और बहुत सारी डेब्रीज होती हैं, ठीक है? इसको हम किस में यूज़ करते हैं, कंपोस्टिंग में, और कभी कभी हम लैंड फिलिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे एनएरोबिक डाइजेशन के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर दिया जाता है, और जो हमारा एफ्लुएंट है उसको आगे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। अब जो हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है उसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। बट देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जैसे एक ऑक्सीडेशन टैंक होता है। ऑक्सीडेशन टैंक में भी पास कर सकते हैं हम इफ्लुएंट को। ऑक्सीडेशन टैंक में टिकलिंग फिल्टर में, या एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम के थ्रू हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम की, तो इसमें जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं, एयरेशन टैंक में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम है। क्या है, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट आता है उसको सबसे पहले हम एयरेशन टैंक में लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा एरोब माइक्रोब्स होते हैं उसमें, और वो माइक्रोब्स कौन से होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे एरेशन
टैंक में एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं। हेट्रोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरे कंपाउंड्स को तोड़ के अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, ना कि फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स होते हैं? एरोबिक हेट्रोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं जो एरेशन टैंक में ग्रो करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म फ्लोक। फ्लोक फॉर्म करते हैं। फ्लोक का मतलब है कि बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती हैं, ग्रुप बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लोक। माइक्रोब्स का फ्लोक। फ्लोक क्या होता है? बैक्टीरिया का मास, या फिर हम बोलें कि बहुत सारे फंगल फिलामेंट या स्लाइम मोल्ड्स जब बहुत सारे गुच्छा फॉर्म कर लेते हैं, मास फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोक बोलते हैं। कहाँ पे होगा वो? एरेशन टैंक में होगा। अब जो यहाँ पे माइक्रोब्स हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पे वो फीड करेंगे। तो जब वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे तो वो यहाँ पे क्या करेंगे? दो चीज़ें करेंगे। देखो, माइक्रोब जब ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा, ऑर्गेनिक मैटर पे जब वो फीड करेगा तो वो एक तो मिनरल को रिलीज करेगा। मिनरल्स क्या हैं? जैसे मान लो किसी में सल्फर प्रेजेंट है, किसी में फॉस्फोरस प्रेजेंट है, किसी में क्लोरीन प्रेजेंट है, तो उन मिनरल्स को वो रिलीज करेगा। दूसरा वो क्या करेगा? माइक्रोबियल बायोमास फॉर्म करेगा। बायोमास, बहुत सारे माइक्रोब्स बनेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो जिसकी वजह से जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी, क्या? बीओडी, बी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, डी स्टैंड फॉर डिमांड। ठीक है, वेस्ट मैटर की वो रिड्यूस हो जाती है। कितनी रिड्यूस होती है? 10 to 15% वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, जो बीओडी है ये ऑक्सीजन की अमाउंट होती है जो कंज्यूम की जाती है अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर, देखो, 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था, वो ऑर्गेनिक मैटर अगर बैक्टीरिया के थ्रू ऑक्सीडाइज्ड कर दिया गया है, ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ब्रेक डाउन कर दिया गया है, 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर जितना भी प्रेजेंट था उसको अगर बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर लिया है, तो जितनी बीओडी मतलब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो जो सीवेज वाटर है वो तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक हमारी जो बीओडी है वो क्या ना हो जाए? डिक्रीज ना हो जाए। वो क्या ना हो जाए? डिक्रीज ना हो जाए, मतलब रिड्यूस ना हो जाए। जो बीओडी टेस्ट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो टेस्ट है वो ये मेज़र करता है कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू यूज़ की गई है किसको? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। तो इंडिकेट क्या कर रही है ये इंडिकेट कर रही है कि जो हमारे पास वेस्ट है उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल कितना है, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है। ठीक है, तो जो बीओडी होती है सीवेज की या वेस्ट वाटर की, वो एकदम से रिड्यूस हो जाती है जैसे बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करते हैं। फिर हम इसको पास करते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में पास करते हैं। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? हमारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमने बोला कि जो है माइक्रोब्स जो हैं वो यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ऑर्गेनिक मैटर के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो हमने कहाँ पे भेजा? सेटलिंग टैंक में भेजा। और सेटलिंग टैंक में क्या हो जाता है? सेडिमेंट बनते हैं, सेटल डाउन हो जाता है वो, और उसको उस टाइम पे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब जो ये लार्ज पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का उसको हम भेज देते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर वो होते हैं जहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया या एनएरोबिक माइक्रोब्स एक्ट करते हैं। एनएरोबिक माइक्रोब्स का मतलब है ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया पे फीड करेंगे या फंगस पे फीड करेंगे वो यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमारा क्या होगा? जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनको मारा जाएगा। ठीक है, उनको किल किया जाएगा। तो एनएरोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मास एंड एरोबिक माइक्रोब्स ऑफ द स्लज। तो वो दो तरह के होते हैं यहाँ पे। जब एनएरोबिक स्लज डाइजेशन में दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं। पहला माइक्रोब्स होता है नॉन नॉन मिथे मिथेनोजेनिक। नॉन मिथेनोजेनिक, दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं, एक होता है नॉन मिथेनोजेनिक और दूसरा होता है मिथेनोजेनिक। ये नॉन मिथेनोजेनिक और मिथेनोजेनिक क्या है? ये
एनएरोबिक माइक्रोब्स हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में किस पे फीड करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स पे फीड करेंगे, ठीक है। नॉन मिथेजोनिक मिथेनोजेनिक और मिथेनोजेनिक, ठीक है। मिथेनोजेनिक एंड नॉन मिथेनोजेनिक का मतलब क्या है, एक जो उनको किल करके मीथेन गैस को रिलीज करेंगे, एक जो नहीं करेंगे। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, किस पे फीड करके, एरोबिक बैक्टीरिया पे या माइक्रोब्स पे फीड करके। और इन सब के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इन सब के मिक्सचर को हम बोलते हैं बायोगैस। बायोगैस जो क्या है, इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल का मतलब जो जल्दी से आग को कैच कर लेती है और एनर्जी का सोर्स भी है। और जो बाकी का बचा हुआ मैटर होता है उसको हम कंपोस्ट की फॉर्म में या फिर मैन्योर की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैन्योर भी हो गया हमारा, बर्निंग के लिए बायोगैस भी आ गई, हमारी बहुत सारी गैस रिलीज होगी और कुछ सेडिमेंट होगा जिसको हम लैंड फिलिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, मतलब कि गड्ढे वड्ढे जो होंगे उसको भरने के लिए यूज़ कर लेंगे। अब इसके अलावा भी एक ट्रीटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। टर्शरी ट्रीटमेंट, अगर वेस्ट वाटर है उसको हमें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, घरों में यूज़ करना है दोबारा से, तो उसकी हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब फिजिकल प्रोसेस भी होगी यहाँ पे, केमिकल भी होगी। अब हमने ये देखा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट तो फिजिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट जो टर्शरी ट्रीटमेंट है वो हमारी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो यहाँ पे हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ओज़ोन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिरकोनियम का यूज़ करते हैं, जिरकोनियम का यूज़ करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं और यूवी रेज़ का भी यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, डीडीटी को रिमूव करने के लिए, पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने के लिए, या वेस्ट वाटर की टर्बिडिटी को मतलब ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्लोरीन, ओजोन, जिरकोनियम या अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं, ताकि हम पेस्टिसाइड्स को, पैथोजेंस को, डीडीटीज को रिमूव कर सकें और उस वाटर को हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें।